हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज की इस क्लास में हमने लास्ट पढ़ा था आइसोस्टेसिस के बारे में, यानी कि समस्थिति या भू संतुलन किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी हमने। समस्थिति क्या होती है और इसमें अमेरिकन भूगोलवेता C.E. डटन का भी हमने मत जो था उनका, उसको भी हमने डिस्क्राइब किया, उस पर चर्चा की हमने और ये जाना कि किस प्रकार से संतुलन स्थापित होता है। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, समुद्री नितल देखने को मिलता है, समुद्र का निचला भाग देखने को मिलता है, लेकिन वे किस प्रकार से इस हमारी पृथ्वी पर संतुलित हैं, जबकि हमारी पृथ्वी घूर्णन भी करती है और साथ ही साथ हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी करती है। और उसके बावजूद भी जितने भी पर्वत, पठार, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये किस प्रकार से संतुलित रहते हैं, ये किस प्रकार से पृथ्वी पर टिके हुए हैं, अपना स्थान रखते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। लास्ट हमने ये पढ़ा था और हमने जानने की कोशिश की थी कि भू सर्वेक्षण के दौरान हर जगह अलग अलग विधियों के माध्यम से ये कार्य किया गया और भारत में विशेषकर दो स्थान थे, कल्याण और कल्याणपुर। उन दो स्थानों पर उस समय सर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा भू सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा था और जिसमें हमने दो प्रकार की विधियों के माध्यम से, एक त्रिकोणमिति विधि या ज्यामिति विधि और दूसरी भौगोलिक खगोलिक विधि, इनके माध्यम से जब हमने उन दोनों स्थानों की चर्चा की कि दोनों स्थान लगभग 603 किलोमीटर हैं और दोनों स्थानों के मध्य के जो अंतर आ रहा है वो ऑलमोस्ट 5 मिनट और 23 सेकंड जितना अंतर हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा अंतर क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? तो लोगों के अलग अलग मत रहे, लोगों ने अलग अलग मत दिए कि कल्याणपुर और कल्याण वाला जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं जो हमारा हिमालयी भाग है, तलहटी वाला भाग है, वो साउथ पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा और शायद यही कारण है कि उनमें ये अंतर देखने को मिला। इस पर काफ़ी चर्चा हुई कि क्या कारण हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है हिमालय गुरुत्वाकर्षण शक्ति को उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। कुछ लोगों का मत था कि हमारा जो हिमालय है वो तो एक प्रकार से खोखला हो सकता है, ठीक है, बुलबुलों से बना हो सकता है, तो फिर इतनी आकर्षण शक्ति कैसे होगी। तो इसके बारे में लोगों का अपने अपने मत थे, अपने अपनी राय थी। लेकिन वही हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो मत प्रचलित हुए वो दो विशेषकर व्यक्तियों के हुए। उसमें से एक व्यक्ति थे एरी और दूसरे थे प्राट। एरी और प्राट ने अपने अलग अलग मत दिए। अपने अलग अलग मत में ये बात कही कि कोई एक ऐसा तल होता होगा जहाँ पर ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान संतुलित होते होंगे। और एरी ने ये भी बात कही कि जो भाग ज़्यादा ऊंचा है उसकी गहराई भी नीचे अधिक होगी। वही प्राट ये कहते हैं कि कोई भी भाग यदि ऊंचा है तो हम ये देखते हैं उसका निचला भाग जो उसका घनत्व वह कम देखने को मिलता है और जो भाग कम ऊंचा है उसका घनत्व अधिक देखने को मिलता है। यानी कि जो डटन का कहना था कि ऊंचे जो भाग होंगे, जिससे पर्वत ऊंचा होगा तो उसका घनत्व कम होगा और जो कम ऊंचा उठा हुआ भाग होगा उसका घनत्व अधिक होगा, तो कहीं ना कहीं ये संतुलन स्थापित करेंगे, ऐसा मानना था डटन का और यही मानना प्राट का भी था। तो अलग अलग विद्वान ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। उसमें आगे हम पढ़ें तो उसमें आपके हिस्किनन का मत आता है, हॉब्स का मत आता है, होम्स का है, जॉली का है। इन्होंने अपने अपने मत दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रामाणिकता युक्त हम माने तो सबसे ज़्यादा जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एरी और प्राट के मत। और एरी और प्राट ने किस प्रकार से अपने मतों की व्याख्या की उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम बात आइसोस्टेसिस की ही करेंगे, भू संतुलन की ही चर्चा करेंगे। लेकिन भू संतुलन को हमने पिछली क्लास में उसका एक बैकग्राउंड देखा, एक सिनेरियो तैयार किया, एक उस पर चर्चा की कि वास्तविकता में भू संतुलन क्या होता है, भू संतुलन किस प्रकार से किया जा सकता है।
उस पर हमारी चर्चा हुई। और इसमें इस लेक्चर में, इस क्लास में हम ये चर्चा करेंगे कि जो एरी और प्राट ने अपने अपने मत दिए, उस एरी और प्राट ने अपने अपने क्या मत दिए और उन्होंने अपनी क्या बातें कही। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। और आज के इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे एरी के मत से कि एरी ने क्या बात कही। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी एरी का मत। आपकी हेडिंग हो जाएगी एरी का मत, कि एरी जो महोदय थे, इन एरी महोदय ने क्या बात कही। तो सबसे पहली बात, एरी का मानना ये है, एरी ये मानते हैं कि हमारे जो भूप्रपटी है, यानी कि स्वेस के मत से सहमत थे। ये कहते हैं हमारी भूप्रपटी जो कि है सियाल से निर्मित है, भूप्रपटी सियाल से निर्मित है और यह सीमा पर तैर रही है, सीमा पर तैर रही है। या इन्होंने एक और अच्छा शब्द दिया और वो शब्द दिया अधेय स्थल, अधेय स्थल। और बेसिकली अधेय स्थल को क्या कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है। अधेय स्थल को ये एस्थोनोस्फेयर ही कहते हैं, एस्थोनोस्फेयर, ठीक है। एस्थोनोस्फेयर यानी अधेय स्थल क्या हो गया, एस्थोनोस्फेयर ही होता है एक प्रकार से। तो एरी का क्या मानना है कि हमारी पृथ्वी की जो भूप्रपटी वाला जो भाग है वो सियाल से निर्मित है, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर कम घनत्व की चट्टानें पाई जाती है और यह सब किस पे तैर रहे हैं, ये सीमा पर या अधेय स्तर पर या अधेय स्थल पर तैर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने एक बात कही कि सभी स्तंभ जो होते हैं उनका घनत्व बराबर है लेकिन उनकी गहराई अलग अलग है। इनका कहना है कि जितने भी पर्वत, पठार, मैदान, यानी इन स्तंभों की बात की कि सभी स्तंभों का घनत्व बराबर है, परंतु इनकी गहराई में अंतर पाया जाता है, क्लियर हो गया होगा। देखिए क्लियर करते हैं वापस कि सभी स्तंभों का जो घनत्व है वो बराबर है। सभी स्तंभों का घनत्व, देखिए सबसे पहली बात ये समझना है स्तंभ क्या है। अब इन्होंने जो प्रयोग किया, उस प्रयोग में इन्होंने माना कि कुछ स्तंभों को, कुछ लकड़ी के टुकड़ों को इन्होंने जल में तैराने की कोशिश की। अब समझ लें, फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सपोज पर्वत, ये स्तंभ हो गया, ये पठार, मैदान और गहरे या सागरी मैदान, ठीक है, ये मान लेते हैं हम। हालांकि इन्होंने लकड़ी के टुकड़े लिए, लकड़ी के बॉक्स, उससे इन्होंने प्रयोग किया इन्होंने। और प्रयोग में क्या देखा कि लकड़ी के जो बॉक्स या टुकड़े जो है उनको एक को माना पर्वत, एक को माना पठार, एक को माना मैदान और एक को माना सागरीय मैदान, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने बात कही और इन्होंने कहा कि सभी स्तंभों का जो घनत्व होता है वो घनत्व कैसा होता है, बराबर। चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, सागरी भाग हो, सबका जो घनत्व होगा वो कैसा होगा, बराबर। परंतु इनकी जो गहराई है वो गहराई में क्या होगा, अंतर। जैसे जो जितना ऊंचा होगा वो उतना गहरा होगा। जैसे सपोज पर्वत इतना है तो ये 50% होगा, पठार मान लेते हैं इतना है तो ये इतना गहरा होगा, मैदान इतना है तो ये इतना गहरा होगा, और फिर उसके बाद
आपके सागरी मैदान आ जाएंगे। तो इनका कहना था कि सभी स्तंभों का जो घनत्व होता है वो बराबर होता है, परंतु इनकी गहराई में क्या पाया जाता है, इनकी गहराई में अंतर पाया जाता है। ठीक है। और इन्होंने जो तुलना की है वो तुलना एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं, इन्होंने जो तुलना की है वो तुलना की है बर्फ़ के जो शिलाखंड होते हैं वो पानी में किस प्रकार से फ्लोट करते हैं, पानी में किस प्रकार से तैरते हैं, उस पर इन्होंने अपनी चर्चा की। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि विभिन्न स्थलखंडों की तुलना, ठीक है, विभिन्न स्थलखंडों की तुलना विभिन्न स्थलखंडों की तुलना पानी में तैरते हुए, विभिन्न स्थलखंडों की तुलना पानी में तैरते हुए, पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़ों तुलना पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़ों से की। ठीक है। इनका क्या मानना था कि विभिन्न जो स्थलखंड है, विभिन्न स्थलखंडों को जो पानी में तैरने वाले बर्फ के खंड होते हैं उनसे इनकी तुलना की। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब वही मत क्या कहते हैं, अधिक ऊंचे भाग अधिक गहराई तक प्रविष्ट है, या अधिक गहराई तक प्रविष्ट है, तथा कम गहराई के भाग अधः स्तर, ठीक है, स्तर लिख दिया, क्या अधः स्तर कर लेना इसको ना, अधः स्तर, अधः स्तर तक गहरे हैं, तक ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। जो अधिक ऊंचे भाग होंगे वो अधिक ऊंचे भाग जो होंगे वो अधिक गहराई तक होंगे, अधिक ऊंचे भाग अधिक गहराई तक होंगे, और कम गहराई तथा कम गहराई के भाग जो होंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि कम ऊंचे भाग होंगे वो कम गहराई तक होंगे। ठीक है, बात एक ही है जो इसने यहाँ बात कही कि सभी स्तंभ जो है उनका घनत्व बराबर माना है, इनकी गहराई में अंतर पाया है। तो जो सबसे ज़्यादा ऊंचे होंगे वो अधिक गहराई में होंगे, और जिनका ऊंचाई कम होगी उनकी फिर गहराई भी जो होगी, उनकी गहराई फिर अधः स्तर तक मानी गई है। किसने मानी है, तो एरी ने मानी है। क्लियर हो गया। तो ये कहता है, एरी का कहना है कि पर्वतों की क्या होती हैं, जड़ें। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, एरी का मानना है, एरी का मानना है कि पर्वतों की जड़ें होती हैं, पर्वतों की जड़ें होती है। एरी ऐसा कहते हैं कि जो हमारे पर्वत होते हैं उन पर्वतों की जड़ें होती हैं, और उन पर्वतों की जड़ें जो होती हैं वो डिपेंड करती है कि वहाँ का भाग कितना ऊंचा है। भाग ऊंचा है इन द सेंस उसकी गहराई भी क्या होगी, अधिक होगी। और यदि कोई भाग कम ऊंचा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले, एग्जांपल के तौर पे बात करें तो एक भाग माउंट एवरेस्ट का है, एक भाग माउंट एवरेस्ट है, ये क्या है, पर्वत। अब पर्वत ऊंचा है, इसका मतलब इसकी गहराई भी क्या होगी, अधिक, गहराई क्या होगी, अधिक, अकॉर्डिंग टू एरी। ये ध्यान रखना, एरी के अनुसार है ये मत किसके अनुसार है, ये एरी के अनुसार है।
एरिया कहते हैं कि यदि कोई भाग ऊंचा होगा, अब हमने फॉर एग्जांपल क्या ले लिया, यदि कोई भाग ऊंचा होगा इन द सेंस माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, यदि कोई भाग ऊंचा होगा इन द सेंस उसकी गहराई भी क्या होगी, अधिक। दूसरा एग्जांपल भी हम ले लें, दूसरा एग्जांपल हम मान लें कि यदि कोई मैदान है, यदि कोई मैदान है तो मैदान कैसा है, गहराई कैसी होगी, कम, तो इसकी गहराई क्या है, कम है, और गहराई कम होगी। अब गहराई कम क्यों है, क्योंकि इसकी ऊंचाई कम है। गहराई कम क्यों है, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या है, कम है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी आपको। माउंट एवरेस्ट इट्स मीन्स पर्वत जो है वो पर्वत ऊंचे अधिक हैं तो उनकी गहराई भी क्या है, अधिक। क्लियर। और मैदान जो है इनकी ऊंचाई क्या है, कम, तो इनकी गहराई भी क्या होगी, कम। और इनकी जो गहराई कम है वो कहाँ तक मानी है, वो एरी के अनुसार अधे स्तर यानी कि सब स्ट्रेटम, कहाँ तक मानी है, अधे स्तर, मतलब सब स्ट्रेटम का जो पार्ट होता है उस सब स्ट्रेटम के पार्ट तक इन्होंने इसकी गहराई को माना है। क्लियर। और एरी का मानना है कि पर्वतों की क्या होती है, जड़ें, पर्वतों की क्या होती है, जड़ें, रूट्स ऑफ माउंटेन। इट्स मीन्स क्या है, रूट्स ऑफ माउंटेन, कि हमारे जो पर्वत है उनकी जड़ें भी उतनी ही गहरी पाई जाती है। और जहाँ ये बात करते हैं ना दोस्तों कि विभिन्न स्थल खंडों की तुलना पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़ों से की है, यानी इन द सेंस इनका कहना ये है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, आप देखते हैं आइसबर्ग, आइसबर्ग आप देखते होंगे बड़े बड़े हिम के टुकड़े होते हैं। वो बड़े बड़े हिम के टुकड़े जो होते हैं ना वो पानी में, सागर में फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते हैं। तो वो तैरते क्यों रहते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण देखिए आप पहले समझिए, सिंपल सा इसको हम यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आइसबर्ग का कोई टुकड़ा है, ठीक है, ये आइसबर्ग का कोई टुकड़ा है और ये यहाँ तक जल है, ये यहाँ तक क्या है, जल है, ये पूरा जल है ना, ये सागरीय भाग, ये समझ लीजिए ये सागरीय भाग है, यानी कि सागरीय भाग में क्या होगा, जल होगा। और ये जो रेखा है ये समझ लीजिए सागर का तल है, ठीक है, क्या है, सागर का तल, सागर तल, ठीक है। और ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये तो विजिबल पार्ट है। और ये विजिबल पार्ट क्यों है, क्योंकि सागर तल से क्या है, ऊंचा है, सागर तल से क्या है, ऊंचा है, ठीक है। और जो भाग नीचे दिखाई दे रहा है, हालांकि जल में वो भाग हमें दिखाई नहीं देता, ये समझिए आप, लेकिन इस डायग्राम में आपको जल में ये भाग दिखाई दे रहा है। तो एरी का ये मानना है कि जो भाग जल में डूबा हुआ होता है या फिर उस सागर तल के नीचा होता है, वो भाग होता है 9/10। वो भाग कितना होता है, 9/10, यानी 10वें भाग, मतलब 10वें भाग का 9वां हिस्सा नीचे होता है। जबकि ऊपर जो हमें दिखता है वो 1/10 दिखता है केवल। यानी कि इस पूरा जो आइसबर्ग है, ये पूरा का पूरा जो इसको हिंदी में कह सकते हैं आप हिमखंड, हिंदी में कह सकते हो आप इसको हिमखंड, और इंग्लिश में कह देंगे इसको आइसबर्ग। तो इनका ये कहना है कि 9/10 भाग जो है इस पूरे आइसबर्ग का जो 9/10वां भाग है वो तो कहाँ रहता है, जल में, जल के अंदर गहराई में रहता है। जबकि केवल हमें दिखाई कितना रहता है, 1/10। यानी कि इस पेन की भांति आप देखें, ये पूरा एक पेन है, इसको हमने 10 हिस्से में बांट लिया, आप ये समझ लीजिए। अब मान लेते हैं मैं इसको यहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ। अब आपको केवल इसका ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है। अब ऊपरी भाग दिखाई देना इन द सेंस केवल इसका एक पार्ट ही दिखाई दे रहा है, आपको 9 भाग जो है ना वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, 9 भाग आपको दिखाई नहीं दे रहे। अंडरस्टूड। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो माउंट एवरेस्ट है या जो हमारे पर्वत है, उन पर्वतों की क्या पाई जाती है, जड़ें, रूट्स पाई जाती है। और जड़ें पाई जाती है इन द सेंस वो नीचे की ओर गहराई में क्या होते हैं, नीचे की गहराई के अंदर अपना स्थान रखते हैं। और यही कारण है कि उनमें संतुलन बना रहता है। और देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। आप सभी ने मूवी देखी होगी, मूवी का नाम था टाइटैनिक। क्या आप सभी ने देखी है? यदि आपने देखी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि उनका जो टाइटैनिक जहाज था वो टाइटैनिक जहाज क्यों डूबा, क्या कारण हो सकता है जहाज डूबने का।
देखिए वैसे तो मैं टीचर जो हूँ ज्योग्राफी का हूँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि टीचर तो ज्योग्राफी का है, लेकिन ये फिर मूवी की बात क्यों कर रहे हैं। और मूवी की बात भी कर रहे हैं तो उस मूवी की बात कर रहे हैं, टाइटैनिक मूवी की। तो टाइटैनिक मूवी में जहाज डूबा होगा वो इंजीनियर की गलती से डूबा होगा, या वहाँ उस जहाँ वो जिस स्थान से जिस स्थान की ओर जा रहा होगा वहाँ जल अधिक हो गया होगा, है ना। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर वो जो जहाज था, वो शिप थी, उसमें कहीं ना कहीं छेद हो गया होगा, या कोई शरारती बच्चा होगा वो छेद करके आ गया होगा, तो पानी उसमें भर गया, वो डूब गया होगा, है ना। कुछ ऐसी बात दिमाग में आ रही होगी। लेकिन आपने यदि उस मूवी को गौर से देखा है, उस मूवी को समझा होगा, तो आपने अंत में उस मूवी में देखा होगा कि वो जहाज जो था, वो जो हम जो सारी बातें सोच रहे हैं उससे कुछ नहीं हुआ। उसका डूबने का जो एक कारण था, वो डूबने का ये कारण था कि जो जहाज का पायलट था, जो जहाज को चला रहा था, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जहाँ लेके जा रहा था, तो जहाज डूबने का दोस्तों कारण ये था कि उस क्षेत्र में बड़े बड़े जो हिमखंड थे, यानी कि जो आइसबर्ग थे, उस महासागर में तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। और उस पायलट को उसने सोचा कि ये सागर में जो आइसबर्ग है ना, इस सागर में जो आइसबर्ग है वो बहुत छोटे से दिख रहे थे, क्योंकि उसको भाग कितना दिख रहा था, जहाज पानी में चल रहा था और वो आइसबर्ग उसको दिख रहे थे। तो मैंने भी समझाया आपको कि उस पायलट को कितना भाग दिख रहा था, केवल 1/10 भाग, 1/10 भाग इसको दिख रहा था, विजिबल हो रहा था। जबकि 9/10 भाग कहाँ था, वो 9/10 भाग जो था वो सागर में था। अब उसने सोचा मैं इसको पार कर लूँगा, या मेरी जो शिप है वो इसको हटा देगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसका 9/10 भाग जल के अंदर था। अब वो मुझसे ज्योग्राफी पढ़ के नहीं गया। यदि वो मुझसे ज्योग्राफी पढ़ के जाता तो मैं उसको ये तेराव का जो सिद्धांत है मैं उसको समझा देता कि ऐसा क्या कारण है। वो संतुलित अवस्था में था, तो उसका 9/10 भाग कहाँ था, जल में था, और वो जो पायलट था वो उसको जान नहीं पाया। और जिसके कारण क्या किया, उसने अपने जहाज से उस आइसबर्ग को धक्का देने की कोशिश की, ठीक है, उसको पुश करने की कोशिश की। और पुश करने के चक्कर में क्या हुआ कि वो जहाज जो है वो अपना संतुलन खो बैठा, और संतुलन खोते ही क्या किया, वो एक तरफ झुक गया। और वो धीरे धीरे आपने देखा होगा शिप में पानी भरता गया, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि वो शिप पूरा डूब गया। अब आपके बात समझ में आई होगी कि वो टाइटैनिक जहाज क्यों डूबा, वो टाइटैनिक जहाज डूबने का कारण क्या था। तो डूबने का कारण दोस्तों ये था कि उसने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, उसने इस चीज़ को नहीं देखा, उस चीज़ को ये पता नहीं था कि वो जो आइसबर्ग होगा, उस आइसबर्ग का 9/10वां भाग जो होगा वो गहराई में होगा। अब उसने सोचा कि केवल ऊपर जो हमें हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो सागर तल से ऊपर हिस्सा दिखाई दे रहा है, केवल उतना ही भाग होगा, तो मेरा जहाज या मेरी शिप जो होगी वो उसको एक साइड कर देगी और हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था, इसलिए वो जहाज डूब गया। ठीक है, तो ध्यान रखें आप। तो ये जो मैंने आपको समझाया है, कहानी मैंने आपको समझाई है, ये कहानी इसलिए समझाई है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो भी ऊंचा उठाव भाग होता है ना, उसकी गहराई में भी उसकी जड़ें होती है। गहराई में भी क्या होती है, उसकी जड़ें होती है। जो भाग जितना ऊंचा होगा उस भाग की उतनी ही जो जड़ें होगी वो अधिक गहरी होती जाएगी। ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। तो एरी का मानना क्या था कि पर्वतों की भी क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं उनकी। ठीक है, और हमने पहली बात आपको बताई थी, यहाँ लिख देते हैं। वैसे ये बता रखा मैंने, अधिक ऊंचे भाग जो होते हैं वो अधिक गहराई तक होते हैं। तो एरी का यही मत था कि जो अधिक ऊंचा भाग होगा उसकी गहराई भी अधिक ही होगी। तो एक हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं एरी के इस मत की बात, कि एरी ने अपनी बात क्या कही या एरी क्या बात कहता है। ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए यहां बना लेते हैं डायग्राम। ये एक पानी का जार था जो उसने प्रयोग में लिया समझाने की दृष्टि से।
ठीक है, पानी का जार लिया और इस पानी के जार में उसने अलग अलग, मैंने बताया था लकड़ी के टुकड़े लिए थे, है ना, लकड़ी के टुकड़े लिए थे उसने, और उस लकड़ी के टुकड़ों के माध्यम से समझाने का उसने प्रयास किया था। तो उसने क्या किया, एक टुकड़ा जिसकी ऊंचाई अधिक थी वो इसने यहाँ डाल दिया, मान लेते हैं ये जो एक टुकड़ा था वो A था। फिर एक B टुकड़ा लिया, उसकी ऊंचाई, फिर एक C टुकड़ा लिया और उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई। यहाँ पर भी उसने ऐसे ही प्रयोग किया, ठीक है। देखिए ये A हो गया, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ठीक है। इस प्रकार से एक डायग्राम के थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की। अब देखिए सबसे जो ऊंचा आपको इस जल से, ये जल का क्या हो गया, समुद्र तल मान लीजिए इसको, समुद्र तल, ठीक है, और ये समुद्र का गहरा भाग, ये ऊंचा भाग हो गया। अब देखिए ए वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये ऊंचा नजर आ रहा है, समुद्र तल से ऊंचा नजर आ रहा होगा आपको, देखो यहाँ से इतना ऊंचा है, करेक्ट। तो इसकी गहराई भी इतनी मानी है, इसकी गहराई भी इतनी ही मानी है, क्योंकि जो ज़्यादा ऊंचा होगा उतना गहराई में भी होगा, ये बात हमने यहाँ लिख रखी है। अधिक ऊंचे भाग अधिक गहराई तक प्रविष्ट होंगे, अधिक गहराई तक एंटर करेंगे, और कम ऊंचाई का भाग जो होगा वो कम गहराई तक होगा। अब देखिए बात करते हैं बी की। अब बी जो है वो ए से कम ऊंचा है तो उसकी गहराई भी ए से कम है। अब देखिए सी की बात करें तो सी की जो ऊंचाई है वो ए और बी से भी कम है, तो सी की गहराई भी ए और बी से कम है। डी की बात करें, डी की जो ऊंचाई है वो ए की तुलना में कम है लेकिन बी की तुलना में अधिक है, तो इसकी गहराई भी ए और बी की तुलना में अधिक है। तो इस प्रकार से एरी ने समझाने का प्रयास किया है कि जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका गहराई से भी वही संबंध होगा, गहराई से भी उसका वही संबंध होगा और गहराई में भी वो अधिक प्रवेश करेगा। जितना अधिक ऊंचा होगा उसकी गहराई में भी उतनी ही उसके गहराई के अंदर उसका स्थान भी उतना ही देखने को मिलता है। तो ये मत किसका था दोस्तों, ये मत था एरी का। ये आप ध्यान रखना, एरी का मत संबंधित है अधिक ऊंचाई अधिक गहराई, कम ऊंचाई कम गहराई से, करेक्ट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्राट का मत। तो प्राट का मत ये था कि प्राट ये मानता है चाहे कोई अधिक ऊंचा हो चाहे कोई अधिक कम गहरा हो, ठीक है, यानी अधिक ऊंचा हो या कम ऊंचा हो, लेकिन प्राट ये कहते हैं कि सागर तल पर आकर या कोई एक स्थान ऐसा होता है जहां आकर उन सबका जो गहराई होती है, या चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो या सागरी मैदान हो, एक स्थान पर आकर उनकी जो गहराई होती है वो सब बराबर हो जाती है, और सब जब बराबर हो जाती है तो यही उनमें संतुलन स्थापित करती है। वो मत पढ़ेंगे हम प्राट के मत में, लेकिन आप इतना इसको कवर कर लीजिए। और ये मत हमने पढ़ा था एरी का। अब जो नेक्स्ट मत हम पढ़ने वाले हैं वो मत है प्राट महोदय का। क्लियर? प्राट का मत पढ़ने वाले हैं, ये आपको डिटेल्स में मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब प्राट का मत क्या है और प्राट महोदय क्या बात कहते हैं। प्राट का जैसे मैंने अभी आपको जस्ट समझाया कि प्राट ये मानते हैं कि एक ऐसी रेखा होती है, एक ऐसा भूभाग होता है जहां आकर वो सभी के सभी जो पर्वत पठार मैदान जो है वो सब आकर एक रेखा में स्थापित हो जाते हैं। जैसे एरी का मानना नहीं था, एरी का मानना था ऊंचा भाग ऊंची उतनी ही गहराई, ठीक है, कम ऊंचा भाग तो कम गहराई, जबकि प्राट का मानना कुछ और था। तो प्राट के मत की हम बात कर लेते हैं कि प्राट महोदय क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी प्राट का मत। हेडिंग क्या लिखनी है आपको? प्राट का मत। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित मत हैं वो इन्हीं के होते हैं, एरी का होता है, प्राट का होता है, इन्हीं के मत सबसे ज़्यादा प्रचलित होते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राट का मत क्या है। जैसे हम घनत्व की बात करते हैं सबसे पहले कि प्राट घनत्व की बात करता है और प्राट कहता है कि पर्वतों का घनत्व पठार से कम होता है, पठार से
कम होता है। आप केवल इतना लिख लीजिए, पठार से कम, कॉमा लगा के लिखिए। पठार का घनत्व मैदान से कम, मैदान से कम, और मैदान का घनत्व मैदान का जो घनत्व माना है प्राट ने, वो माना कि मैदानों का जो घनत्व होता है वो समुद्र की तली से कम, समुद्र की तली से कम। इज इट क्लियर? अब देखिए क्या समझाने का प्रयास किया इस लाइन में। इस लाइन में समझाने का प्रयास किया है कि पर्वतों का जो घनत्व होता है ना वो पठारों से कम है। यानी कि इन द सेंस वही बात जो कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से कल्याण और कल्याणपुर के मध्य जो दूरी हमने नापी थी और उनमें जो माप आया उनमें अंतर है। तो यहाँ तो प्राट कह रहे हैं कि पर्वतों का जो घनत्व होता है वो पठारों से कम होता है। इट्स मीन्स इसमें घनत्व में परिवर्तन आ रहा है। फिर आगे कहा है कि पठारों का घनत्व जो होता है वो मैदानों से कम होता है, और फिर आगे कहा है मैदानों का जो घनत्व होता है वो समुद्र तली से कम होता है। ऐसा मानना था प्राट का। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पर्वतों में जो चट्टानें हैं उनका घनत्व कम है, पठारों की जो चट्टानें हैं उनका घनत्व कम है मैदानों की तुलना में, और मैदानों की जो चट्टानें हैं उनका घनत्व कम है किससे? समुद्र की तली से। यहाँ कुछ बात अलग पेश हो गई, यहाँ कुछ बात अलग समझ में आती है, और ये जो संबंध स्थापित करते हैं वो ऊंचाई और घनत्व में विपरीत संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, ऊंचाई व घनत्व में विपरीत संबंध, ऊंचाई व घनत्व में विपरीत संबंध स्थापित होता है, विपरीत संबंध स्थापित होता है, स्थापित होता है। यानी कि क्या एरी का तो क्या मानना था, जो अधिक ऊंचा होगा उसकी गहराई भी अधिक होगी, है ना। एरी का क्या मानना था, जिसकी ऊंचाई अधिक होगी उसकी गहराई भी उतनी ही अधिक होगी। फिर उसके बाद पठार की बात करें तो पठार पर्वतों से क्या है, कम ऊंचे हैं, तो उनकी जो गहराई होगी वो पर्वतों की तुलना में कम होगी। ठीक उसी प्रकार से मैदान की बात करें तो मैदान में भी क्या था कि मैदान जो है वो पठार से कम ऊंचे हैं, तो उनकी गहराई भी जो होगी वो पठार से कम होगी। तो ये मत तो किसका था, एरी का, करेक्ट। अब बात हम ये कर रहे हैं कि प्राट के मत में प्राट ने ये बात कही है कि दोस्तों एक बात तो ऊंचाई है, एक बात तो क्या है, ऊंचाई, और दूसरी बात क्या है, घनत्व। दूसरी बात क्या है, घनत्व। तो ऊंचाई का जो संबंध है ना, ऊंचाई यानी हाइट का जो संबंध है, वो हाइट का संबंध तो किसका था, एरी का। हाइट का संबंध किसका था, एरी का। तो एरी के मत में बात ऊंचाई के संदर्भ में कही गई। लेकिन यहाँ जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, और फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बात कही गई है कि पर्वतों का घनत्व पठारों से कम है। पर्वतों का जो घनत्व है यानी कि माउंटेन्स का जो डेंसिटी है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बात हो रही है कि माउंटेन की जो डेंसिटी है वो प्लेट्यू की डेंसिटी से कम। फिर आगे बात है प्लेट्यू की जो डेंसिटी है वो प्लेन्स की डेंसिटी से कम, और फिर आगे बात है जो प्लेन की डेंसिटी है वो बॉटम ऑफ सी जो है उससे कम। तो यहाँ बात हो रही है किसकी, घनत्व की, यानी यहाँ बात डेंसिटी की चल रही है। और डेंसिटी का संबंध किससे है कि जो ऊंचा भाग है ना, जो भाग ऊंचा है, ऊंचा मतलब पर्वत, अभी हमने एग्जाम्पल दिया था आपको, पर्वत ऊंचा है, उसका घनत्व क्या है, कम। कंपेरिजन किससे करना था, पठार से, क्योंकि पर्वत के बाद क्या आएंगे, प्लेट्यू आएंगे यानी पठार आएंगे। पर्वत के बाद क्या आएगा, पठार आएगा। अब पठार क्या है, पर्वत से कम ऊंचे हैं, तो मैदानों की तुलना में घनत्व क्या हो गया, कम। क्लियर हो गया। फिर मैदानों की बात करें तो मैदान जो है वो समुद्र की तली से ऊंचे हैं। समुद्र की तली से क्या ऊंचे है, इसका मतलब यहाँ इनका घनत्व क्या हो जाएगा, समुद्र की तली से क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो यहाँ जो प्राट का जो रेफरेंस है, प्राट ने जो बात कही है, और प्राट ने यही बात कही है कि ऊंचाई और घनत्व में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है, विपरीत। और ये विपरीत संबंध ही ये साबित करता है कि एक स्थान ऐसा होगा जहां आकर ये दोनों भाग, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, समुद्र की तली हो, ये एक स्थान पर आकर क्या हो जाएंगे, एक स्थान पर आकर संतुलित हो जाएंगे। भले ही इनकी ऊंचाई कुछ भी रही हो, इनकी ऊंचाई जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, इनकी ऊंचाई कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक स्थान ऐसा होगा जहां आकर ये, जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में आप देख रहे हो, ठीक है, ये अलग अलग ऊंचाई के भाग है, कॉलम है, ए कॉलम अलग ऊंचाई का है, बी कॉलम अलग ऊंचाई का, सी कॉलम अलग ऊंचाई का, लेकिन एक भाग ऐसा होगा जहां आकर ये सारे के सारे जो इनका एरिया होगा, जो निचला भाग होगा, वो निचला भाग कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो ऐसी बात कौन कहता है, ऐसी बात प्राट महोदय कहते हैं। ठीक है, तो बात आपके ये समझ में आ गई होगी। तो ऊंचा स्तंभ, यानी हम एक बात कह सकते हैं, इनके संदर्भ में हम एक बात कह सकते हैं कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व। ठीक है, एक पॉइंट लिख सकते हैं, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व तथा नीचा स्तंभ, यानी जिसकी हाइट कम हो, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। राइट, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये प्राट का है। ठीक है, आपको मिक्स नहीं कर देना है कि आप एरी के मत में जोड़ दें, थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व। ठीक है, ऊंचा स्तंभ और कम घनत्व और नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। वही बात जो ऊपर लिखी गई है कि पर्वत का घनत्व पठारों से कम है, पठारों का मैदानों से, मैदानों का आपका समुद्र तली से कम है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और प्राट का जो ये मत हम पढ़ रहे हैं, इसमें इन्होंने एक बात कही कि एक स्थान ऐसा होता है, एक स्थान ऐसा होता है जहां आकर सभी स्तंभ संतुलित हो जाते हैं या संतुलन कायम करते हैं। ठीक है, यानी जितने भी स्तंभ है, स्तंभ को इन्होंने जो लिया है, यहाँ स्तंभ का संबंध पता है किसके है, स्थलाकृति से है। पर्वत पठार मैदान जो है ना, उससे संबंध है, लेकिन यहाँ इन्होंने प्रयोग के रूप में स्तंभ नाम लिया है। तो स्तंभ इन द सेंस पर्वत पठार और मैदान। क्लियर हो गया। तो ये जो बात कहते हैं, ये उस तल को नाम देते हैं क्षतिपूर्ति तल। जैसे सपोज इन्होंने एक डायग्राम के रूप में बताया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, एक लाइन इन्होंने मानी है, और इस लाइन को इन्होंने नाम दिया क्षतिपूर्ति तल। सपोज जैसे ये कॉलम ए मान लेते हैं माउंटेन होगा, फिर एक कॉलम बी मान लेते हैं प्लेट्यू होगा, फिर एक कॉलम हम मान लेते हैं सी, ये मैदान होगा। करेक्ट। और ये एक रेखा पर, यानी ये रेखा जो है, इस रेखा पर आकर ये क्या हो गए, संतुलित हो गए। चाहे ए भाग, चाहे बी भाग, चाहे सी भाग, इनकी ऊंचाई कुछ भी रही हो, किसी भी प्रकार की ऊंचाई रही हो, लेकिन एक स्थान पर आकर ये तीनों ही भाग, इनका जो बॉटम एरिया है वो वहाँ आकर सारा का सारा कैसा हो गया, समान हो गया। जो इसको इन्होंने नाम दिया है क्षतिपूर्ति तल, यानी लॉ ऑफ कंपनसेशन का नाम दिया है, क्षतिपूर्ति तल का नियम इन्होंने नाम दिया है। तो यही संतुलन की दिशा और दशा को दर्शाता है कि क्या दिशा है और क्या इनकी दशा है, कैसे ऊंचे भूभाग, कैसा नीचा भूभाग और उससे नीचा भूभाग एक तल पर आकर ये क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। क्लियर हो गया होगा, सारी बातें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा
कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ कि एरी और प्राट के मतों में क्या भिन्नता देखने को मिली है। जहाँ एरी ये कहते हैं कि ऊंचा भाग कम घनत्व, ऊंचाई संबंधित था तो ऊंचा भाग और अधिक गहराई, कम ऊंचा भाग कम अधिक गहराई, जबकि प्राट का मत का संबंध घनत्व से है, डेंसिटी से है। तो प्राट का मत किससे है? डेंसिटी से है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि प्राट का जो मत है ना, ये संबंध किससे है? पीडी से है। प्राट का मत किससे है? पीडी से। पीडी, हाँ शॉर्ट ट्रिक पीडी, आप याद रख लो पीडी। और एरी क्या क्या है? ए, और एडी का क्या है? हाइट। एडी का क्या है? हाइट। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, इसको ऐसे समझ लो, आप जिससे पढ़ रहे हो उनका नाम क्या है? आप जिनसे पढ़ रहे हो उनका नाम क्या है? उनका नाम ये है ना, उनका नाम ये है, तो उनके नाम के 2 अक्षर याद रख लो शुरुआत के। उनके नाम के 2 अक्षर याद रख लो शुरुआत के। एक नाम याद रख लो, जैसे ये नाम रखा पूरा आपने याद, इसके 2 अक्षर याद रख लो, एच और ए। ए से क्या हो जाएगा? एरी, और एच से क्या हो जाएगा? हाइट। यानी एरी का संबंध किससे? हाइट से। एरी ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो किस पे दिया? हाइट पर। और यहाँ याद रख लो पीडी, यहाँ याद रख लो पीडी। पीडी मीन्स प्राट, और डी मतलब डेंसिटी। तो प्राट का मत किससे संबंधित है? डेंसिटी से संबंधित है। क्लियर हो गया? 2 बातें क्लियर हो गई। फिर समझा देता हूँ। एरी का मत हाइट से है, अधिक हाइट तो अधिक गहराई। क्लियर? प्राट का मत डेंसिटी से है, पर्वत की डेंसिटी पठार की डेंसिटी से कम, पठार की डेंसिटी मैदान की डेंसिटी से कम, और मैदान की जो डेंसिटी है वो समुद्र की तली की डेंसिटी से कम। तो ये आपको कंक्लूजन मैंने बता दिया, आपको मैंने समझा दिया है कि आपको कैसे याद रखना है। एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि एरी के संतुलन का मत दीजिए, या प्राट और एरी के जो संतुलन से संबंधित या आइसोस्टेसिस संबंधित या समस्थिति संबंधित जो मत है उनका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो कंपैरेटिवली आपको बताना होगा कि प्राट का मत और एरी का मत क्या है, और ये मैंने आपको विथ डायग्राम समझा दिया है। तो पेपर में भी आपको विथ डायग्राम ही बात करनी है, विथ डायग्राम ही आपको समझा कर आना है। क्लियर हो गया? आगे वाली जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम जो मैटर कवर करेंगे उसमें हम इसके अलावा जॉली का मत है, हॉब्स का है, हैफोर्ड और बॉबी का मत है, होम्स का मत है। तो 2 तो इंपॉर्टेंट हमने पढ़ लिया आज की क्लास में, एरी प्लस प्राट। नेक्स्ट क्लास में हम हिस्केनियन का मत देख लेंगे और जॉली और होम्स का मत देख लेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके एरी और प्राट के मत से मैच खाता हुआ इनके मत हैं। तो कहते हैं ना कि आपके हॉब्स एरी के मत से, होम्स जो प्राट के मत से, तो इस प्रकार से ये सहमत हुए, जो इन्होंने बात कही वो बात उससे ये लोग एग्री होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर पढ़कर आए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप ढंग से पढ़कर आएंगे तो आगे का जो मत होगा वो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है उस क्लास को भी आप ढंग से पढ़कर आना, ठीक है, वो नोट्स भी आप ढंग से पढ़कर आना, तो आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो हमारा सेकंड यूनिट का जो पार्ट होगा उसको हम कंटिन्यू शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।